क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख लेंगे याद करने के लिए, ठीक है। इसको देखने के बाद या समझने के बाद आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक एक शब्द को अच्छे से पढ़कर समझता हुआ चलूंगा, है ना। और साथ ही साथ जो मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बोर्ड पर उस फैक्ट को लिख लेंगे। चैप्टर का नेम क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ताल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 वर्षों के दौरान, 1000 वर्षों के दौरान, ठीक है। ये क्या हमारा, ये चैप्टर नेम है, यानी 1000 वर्ष में जो जो परिवर्तन हुआ है क्लास 7 की एनसीईआरटी में, वो तमाम चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सभी को स्पष्ट है? 1000 वर्ष में 1000 से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि 750 से लेकर कहाँ तक, 1700 तक, या 700 से लेकर 1750 तक, ओके। 700 से लेकर 750 तक की कहानी हम पढ़ेंगे इसमें, ओके। एडी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ओके। इस 1000 के शासन काल में क्या क्या बदलाव हुए उसको हम समझेंगे। सभी को स्पष्ट है? एनसीईआरटी में इसमें बताया गया है पहले इतिहासकार, पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम समझ लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला इसका पार्ट हो जाएगा इतिहासकार, इतिहासकार और उनके सोर्स या उनके स्रोत। स्पष्ट है? पहले हम पढ़ेंगे इतिहासकार, कैसे इतिहासकार कौन थे और किस प्रकार से हमको जानकारी देते हैं, है ना। इतिहासकारों के सोर्स क्या है, स्पष्ट है। इसके पहले भी हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे इतिहासकार के सोर्स, कुछ लिखित सोर्स जो मिले हैं, तो लिखित सोर्स में क्या है, अलग अलग शब्द है ना, तो उस शब्दावली को समझेंगे, यानी नए एवं पुराने शब्दावली। इसका मतलब जैसे इसमें बताया गया है कि समय के साथ शब्द वही रहते हैं, उसके अर्थ बदलते रहते हैं, ओके। शब्द वही रहते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, शब्दावली, ओके। समय के साथ शब्द वही रहते हैं लेकिन उसके अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, एक बार हम फिर समझ लेते हैं। इसमें हम क्या समझेंगे, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ताल, ठीक है। 1000 वर्ष में यानी 700 से लेकर 1700 तक कितना परिवर्तन हुआ है, यही 1000 वर्ष में इन परिवर्तनों को क्लास 7 की एनसीईआरटी में समझेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि आने वाले चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमको क्या पढ़ना है, 2 मानचित्र के विषय में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लास 7 की पहले चैप्टर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, कि मानचित्र के विषय में बताया गया, जिसमें 2 भूगोलवेत्ता थे। इनका नाम था, अरब के भूगोलवेत्ता थे अल-इदरीसी, और दूसरे कौन थे, फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। अभी समझेंगे चित्र के साथ। साथ ही साथ इसमें क्या समझेंगे, नए एवं पुराने शब्दावली। जब इतिहासकार इतिहास को पढ़ेगा, इतिहास लिखेगा, तो वो जो शब्द हैं, कभी कभी क्या होता है, शब्द वही रहते हैं लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं, उसके संदर्भ बदल जाते हैं ना। इसको कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, इसको हम समझेंगे नए पुराने शब्दावली में, जिसमें हिंदुस्तान और विदेशी 2 एग्जाम्पल दिया गया है, ओके। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, इतिहास या इतिहासकार और उनके स्रोत, इसके विषय में समझेंगे। और क्या समझेंगे, 1000 वर्ष में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ है। साथ ही साथ हम क्या समझेंगे, जब सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि नए एवं पुराने धर्म भी बने, है ना। तो नए एवं पुराने धर्म के विषय में भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। बताओ स्पष्ट है? इसके अलावा लास्ट में हम समझेंगे इतिहास का कालखंड, ठीक है। केवल मैं कालखंड लिख देता हूं, समय काल, ओके। कालखंड का मतलब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश ने इतिहास को कितने कालों में बांटा था। ब्रिटिश काल का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था कि जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, एक हिंदू शासक, एक मुस्लिम शासक और तीसरा ब्रिटिश शासक, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था जेम्स मिल, है ना, स्कॉटलैंड का निवासी था। तो उसके विषय में समझेंगे उसने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। बाद में हमारे इतिहासकारों ने उसको किस भागों में डिवाइड किया, किन प्रकार के भागों में। तो बताइए, यहां तक की बातें स्पष्ट है। अब हम एनसीईआरटी का एक एक शब्द पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप बनाएंगे। ये मैप किसने बनाया, अरब के भूगोलवेत्ता, इसका नाम क्या है, अल-इदरीसी,
ओके, तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें बोला गया है अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में विश्व का एक मानचित्र बनाया, ठीक है, जिसमें इस नक्शे में उन्होंने भारत को भी दर्शाया है कि भारत का जो पार्ट दर्शाया गया है उसी को इस चित्र में दिखाया गया है। ओके, इसमें बताया गया है अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है, दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पर ये मैप बनाया गया है ये हमारा नीचे हो गया, ये देखो ये पोर्शन जो है श्रीलंका जो है ये ऊपर कर दिया गया है और ये भाग क्या कर दिया गया, ऊपर कर दिया गया जहां पर हमारा कश्मीर होता है। स्पष्ट है नहीं? यानी हमारा भारत का मैप क्या करा गया, उल्टा बनाया गया है। स्पष्ट है नहीं? आगे इसमें बोला गया है एक किसने बनाया, अरब भूगोलवेत्ता, जिसका नाम क्या है, अरब भूगोलवेत्ता, अरब भूगोलवेत्ता जिनका नाम क्या है, यहां लिख लेंगे अरब भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, अल इदरीसी, अल इदरीसी। ओके, अल इदरीसी क्या है, भूगोलवेत्ता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया। कब बनाया, 1154 में। कब बनाया, 1154 में। और इस मैप में क्या बनाया इन्होंने, इस मैप में इन्होंने डिनोट किया क्या, बोलो, जो हमारा इंडिया है उसका मैप उल्टा बना दिया गया, यानी जो दक्षिण भारत था उसे उत्तर की दिशा में दर्शाया गया है, श्रीलंका को भी उत्तर की दिशा में दर्शाया गया है ना। यानी मैप को थोड़ा उल्टा बना दिया गया है, किसके द्वारा, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा, ठीक है। इसमें बोला गया जगहों के नाम अरबी में दिए गए, इसमें अलग अलग जगहों पर अरबी में नाम भी दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, अरबी में क्या किया गया है, नाम भी दिया गया है, जिसमें एक नाम उत्तर प्रदेश कन्नौज का भी है। ओके, इसमें आगे बताया गया है जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। यहाँ पर मान लीजिए कन्नौज भी है, उर्दू में लिखा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ओके, उत्तर प्रदेश का कन्नौज भी क्या है, इसमें डिनोट है, और नीचे जाएगा मैप बनाने के लिए तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक बताओ, स्पष्ट है? ये किसने बताया, अरब के भूगोलवेत्ता ने बताया, ठीक है। कब बताया, 1154 में बताया। यहां तक बताओ, क्लियर है? तो हमने पढ़ा अभी क्या कि एक अरब भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम अल इदरीसी था, उन्होंने विश्व का मैप बनाया जिसमें भारत को भी दर्शाया, और भारत का मैप इस प्रकार से बनाया कि जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो उत्तर की दिशा में दर्शाया गया, और श्रीलंका जो है उसको भी उत्तर की दिशा में दर्शाया गया, ठीक है, उल्टा मैप बनाया इन्होंने। ओके, इसी के 600 साल बाद, 600 साल बाद बोला गया इसमें कि क्या करा गया, एक फ्रांस के क्या थे, भूगोलवेत्ता, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने क्या किया, एक विश्व का मैप बनाया जिसमें इन्होंने कुछ आज के मैप जैसा चीजों को दर्शाया है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में एक चित्र बनाया। कब बनाया, 1720 में एक चित्र बनाया, मगर उनमें काफी अंतर है, इसमें और इसमें क्या है, काफी अंतर है। ये आज के मैप से कुछ मैच करता है तमाम क्षेत्र, लेकिन आप यहां देखेंगे तो कंप्लीट भाग ही उल्टा कर दिया गया है, जो उत्तर दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए, इसको उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। स्पष्ट है? आगे बोलते हैं, इसमें दिया गया है क्या, इसमें आगे दिया गया पहले मानचित्र के बनने के 600 साल बाद, पहले मानचित्र के बनने के 600 साल बाद यह मानचित्र बनाया गया। इस कलाविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी, यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषतर तटीय इलाकों के बारे में बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो नक्शा क्यों बनाया जाता था, अभी हमको कहीं जाना, लोकेशन देखते हैं ना, स्कूल सेंटर कॉलेज में जाना है, कहीं पर बाहर सेंटर हमको मिला, हम क्या करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब हमको कहीं जाना है किसी दूसरे देश व्यापार करने, वहां भी हम अब साधन से चले जाते हैं, हमको कोई लेकर चला जाता है ना, लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं होगा रास्ता किधर जाता है और जाना हमको कहाँ है, तो क्या कर किसका प्रयोग करेंगे, मैप का। इसलिए पहले क्या होता था, मैप बनाया जाता था। तो 1154 में एक मैप बनाया अल इदरीसी ने, और 1720 में एक मैप बनाया किसने, फ्रांस के मानचित्रकार जिनका नाम क्या है, गुइलाम द लिस्ले। क्या नाम है, गुइलाम द लिस्ले। यहां इनका नाम लिख देते हैं नीचे,
गुइलाम द लिस्ले। ओके, ये कहां के निवासी थे? फ्रांस के। ठीक है, ये मैप कब बनाए? 1720 में। बोलो स्पष्ट है? 1720 में यह मैप बनाया गया, किसके द्वारा? गुइलाम द लिस्ले। कहीं पर छोटी की मात्रा, कहीं पर बड़ी की मात्रा मिलती है, ठीक है ना? तो आप चाहे गुइलाम लिखे हो छोटी की मात्रा लगाकर या बड़ी की मात्रा लगाकर, गुइलाम द लिस्ले। बताओ स्पष्ट है? गुइलाम द लिस्ले ने क्या बनाया? एक मानचित्र बनाया जिसमें वर्तमान भारत की स्थिति को दर्शाया गया, जैसे आज का बात है। ओके, यहां तक बताओ, चीजें स्पष्ट है? और ये मैप क्यों बनाया गया? लोग व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो उनको मैप की आवश्यकता थी, हमको किस दिशा में जाना है, भारत कहां पर है। बताओ, यहां तक कथा क्लियर है? यहां तक की चीजें स्पष्ट है? अब इसके बाद इसमें बताया गया है, इतिहासकार जब बीते युगों को दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का, उनके भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि नए जो शब्द होते हैं, शब्द वही रहते हैं, समय के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब होता है गणना करना, तो उस समय कैलकुलेटर का प्रयोग होता था। कंप्यूटर का कार्य क्या था? कैलकुलेट करना, गणना करना केवल था। क्या आज हम कंप्यूटर को केवल गणना करने की मशीन बोल सकते हैं? आज वो उस पर हम क्या करते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं ना, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं ना। तो आज के समय में क्या उसको कैलकुलेटर बोलेंगे ठीक रहेगा? तो शब्द वही रहते हैं, लेकिन समय के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। ओके, तो इसके बाद बताया गया नई और पुरानी शब्दावली। क्या बताया गया है? नई और पुरानी शब्दावली। दो मानचित्र के विषय में जो बताया गया उसको हमको याद रखना है। एक मानचित्र ये हमारा है जिसमें भारत को उल्टा दर्शाया गया और श्रीलंका को भी इसके ऊपर उत्तरी दिशा में दर्शाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर समझिए क्या है, सब ये वाटर है, जल, समुद्र। ओके, ये क्या है? समुद्र है, छोटे छोटे द्वीप हैं। ओके, स्पष्ट है? ऐसे ही गुइलाम द लिस्ले जो फ्रांस का क्या था? नागरिक था। इन्होंने क्या बनाया? 1720 में एक मानचित्र बनाया जो वर्तमान भारत के मानचित्र से मैच करता है। बताओ स्पष्ट है? ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? नई और पुरानी शब्दावली। पहले पॉइंट में मैंने इतना ही समझा कि दो मैप बनाया गया दो भूगोलवेत्ता के द्वारा। पहला अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, जिन्होंने भारत का मैप बनाया तो लेकिन उल्टा बनाया है। दूसरे मानचित्रकार का नाम क्या था? गुइलाम द लिस्ले, जो फ्रांस के थे, जिन्होंने वर्तमान भारत के मैप से मैच करता हुआ मैप बनाया था। ओके, अब उसके बाद नई एवं पुरानी शब्दावली के विषय में हम पहले पढ़ लेंगे, जो फैक्ट होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें दिया गया है, समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं। समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और उसके अर्थ भी बदलते रहते हैं। तो भाषा उसके अर्थ भी बदलते रहते हैं। इसमें बताया गया है, जैसे मध्य युग का जो फारसी भाषा था, आज की जो फारसी भाषा है, दोनों में अंतर है। जैसे ऋग्वैदिक काल का जो संस्कृत था, आज की जो संस्कृत है उसमें क्या है? अंतर है। स्पष्ट है? इसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का मतलब यह है राज्य है, इसके प्रति सभी लोग क्या है? समर्पित हैं, तो इसे राष्ट्र राज्य कहते हैं ना। तो इसे बोला गया, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में, किस सदी में? 13वीं सदी में, जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, क्या नाम है? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में था, है ना। जब कौन आया था? मिनहाज ए सिराज आया था, तो उसका हिंदुस्तान कितना बोल रहा था होने के लिए? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना दोआब जिसे कहते हैं, गंगा यमुना के बीच के इलाके को। बताओ स्पष्ट है? तो यहाँ पर पहला फैक्ट हमको मिल गया नए एवं पुरानी शब्दावली में। हमने यहाँ समझा 13वीं सदी में, कौन सदी में? 13वीं सदी में क्या हुआ? 13वीं सदी में की बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया? तो 13वीं सदी में क्या बोला गया है? हिंदुस्तान शब्द के लिए, किसके लिए? हिंदुस्तान शब्द के लिए, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो किया, किसने किया?
मिनहाज सिराज। किसने किया? मिनहाज ए सिराज, सिराज लिखा है ना, मिनहाज सिराज। स्पष्ट है? तो मिनहाज सिराज को क्या बोला गया है? ये क्या थे? क्या थे? फारसी भाषा क्या थे? इतिहासकार थे। बोलो स्पष्ट है? फारसी भाषा के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने क्या करा? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ठीक है, तो यहां पर एक हिंदुस्तान का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मिनहाज सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पंजाब, हरियाणा और तीसरा गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का मतलब क्या हो गया? गंगा यमुना के बीच के इलाके। बताओ, स्पष्ट है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मिनहाज सिराज ने भारत के लिए किस क्षेत्र का प्रयोग किया था? भारत को प्रदर्शित करने के लिए तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाके। ओके, यहां तक की बात स्पष्ट है? ये जो है ममलूक डायनेस्टी का जो शासक था, जिसका नाम था नसीरुद्दीन बलबन, है ना, नसीरुद्दीन बलबन, है ना। उसके बाद लास्ट में बलबन आता है। ठीक है, तो इसका ओवैसी के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब इतना याद रखेंगे, ममलूक डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के शासनकाल में आया था। गुलाम वंश के शासनकाल में आया था। बताओ, स्पष्ट है? आगे बोला गया है, आगे पढ़ते हैं इसमें। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे, उन्हीं को क्या बोला? उस क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला। किसने बोला? मिनहाज सिराज ने। ओके, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आया था। कौन सी डायनेस्टी थी? गुलाम वंश। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया है? इसमें आगे दिया गया है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं था। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं था। ओके, इसमें आगे भी बोला गया है, इसी के विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने? बाबर ने किसका प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और यह शब्द, इस शब्द उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। स्पष्ट है? ये तो हो गया किस समय के बाद? 13वीं सदी की बात हुई ना। बोलो। उसके बाद यहाँ पर 16वीं सदी की बात करेंगे। ठीक है, तो 16वीं सदी में क्या बताया गया? बाबर ने किसका प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया ना। बोलो, 16वीं सदी में बाबर ने किसका प्रयोग किया? हिंदुस्तान। बाबर की एक पुस्तक है जिसे कहते हैं बाबरनामा। क्या बोलते हैं? बाबरनामा। तो बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर की आत्मकथा है ना, तो बाबर ने ही लिखी थी। ओके, यहां तक स्पष्ट है? अब इसमें इन्होंने क्या करा? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसका? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो इस शब्द को याद रखेंगे, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए करा? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यानी पशु पक्षी, यहाँ के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया इसमें ये भी बताया गया है, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। ठीक है, यानी ये 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया, यहाँ के निवासियों, पशु पक्षियों, सामाजिक संस्कृतियों के विषय में वर्णन करते हुए बताया। ठीक है, यहाँ के निवासी नहीं लिखा गया ना, निवासियों भी लिख लीजिए। निवासियों, पशु पक्षियों, यहाँ की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के देखते हुए यहाँ के कहने का मतलब भूगोल और राजनीति दोनों को लेकर दोनों का समावेश किसमें करा गया?
बाबर द्वारा बाबरनामे में किया गया। ये कब की बात है? ये बात है 16वीं सदी में। लेकिन अगर 13वीं सदी की बात करेंगे, मिनहाज सिराज जो गुलाम वंश के शासनकाल में आया था, उसने क्या करा था? हिंदुस्तान किसे कहा था? जो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दिल्ली सल्तनत के अधीन क्या था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाके। तो स्पष्ट है। उसके बाद इसमें बोला गया 14वीं सदी के एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। ओके, यहाँ पर प्लेस इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इस बीच में हमको क्या लिखना है? 14वीं सदी लिखना है। 14वीं सदी का एक कवि थे जिनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, क्या नाम था? अब्दुल हसन। 13वीं सदी हो गया, 14वीं सदी हो गया, 16वीं सदी हो गया। ठीक है, ये अगर अब्दुल हसन की बात करेंगे तो ये 3 डायनेस्टी के शासनकाल में रह चुके हैं, 3 वंश के शासनकाल में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? भारत में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब अमीर खुसरो के विषय में बात करेंगे। ये लास्ट में गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? बोलो। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, है ना। तो यानी गुलाम वंश का शासनकाल में ये भी थे। गुलाम वंश के आखिरी शासक जो बलबन थे। ओके, उसके बाद खिलजी वंश के शासक कौन? जलालुद्दीन खिलजी, है ना, और एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो मुख्य दो ही हैं। खिलजी डायनेस्टी में भी थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को अब्दुल हसन से अमीर खुसरो किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने उपाधि दी कि आप अमीर खुसरो हैं ना। अब्दुल हसन उनका वास्तविक नाम था। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक, बताओ, स्पष्ट है? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सही लिखा है ना? तुगलक। ये हमको 3 महत्वपूर्ण फैक्ट किसके विषय मिला? हिंदुस्तान के विषय में। हिंदुस्तान की बात करेंगे 13वीं सदी में हिंदुस्तान का प्रयोग किसने किया था? मिनहाजे सिराज। मिनहाजे सिराज गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन बलबन के समय में आया था। ओके, उसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान का प्रयोग किसके लिए किया था? जो गुलाम वंश के या दिल्ली सल्तनत के अधीन था। कौन सा क्षेत्र था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के इलाके। ठीक है, उसके बाद 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया। किसका? हिंद शब्द का प्रयोग किया। और ये अगर बात करेंगे अमीर खुसरो के विषय में, तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था? तो गुलाम वंश के शासक आखिरी शासक बलबन और खिलजी वंश के शासक, सभी शासकों के बीच में। और साथ ही साथ तुगलक वंश के शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इन 3 वंश के डायनेस्टी में कौन रहा? एक कवि जिसका नाम क्या है? अमीर खुसरो। इसका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। तो अमीर खुसरो किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी। ओके, अब इसके अलावा 16वीं सदी में बाबर ने भी क्या करा? बाबरनामा शब्द का प्रयोग किया। बाबरनामा नामक पुस्तक लिखी जिसने इसमें क्या करा? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किसके लिए किया? यहाँ के निवासियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए। बताओ, यहाँ तक स्पष्ट है? अब इसके बाद बोला गया है आगे, इतना लिख लीजिए ना, इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं विदेशी शब्द। ये आगे हम समझ लेते हैं। किसी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। परंतु मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति या उस समाज का ना हो, उस संस्कृति का ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विदेशी। ठीक है, यहाँ पर एक गांव है। ठीक है, एक गांव है, दूसरा गांव यहाँ पर है। इस गांव से कोई व्यक्ति यहाँ आया, अजनबी आ गया। ठीक है, एक अजनबी आ गया, तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? विदेशी।
बताओ स्पष्ट है? कोई एक गांव से दूसरे गांव में आ गया, ठीक है, इस व्यक्ति अजनबी व्यक्ति को क्या कहेंगे लोग? विदेशी कहेंगे, जब उसकी क्या हो? सामाजिक और सांस्कृतिक अंग क्या हो? अलग हो, है ना, एक समान ना हो। इसमें बोला गया जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। अब इसका समाज व संस्कृति अलग होगी, ठीक है, और इसके समाज और संस्कृति अलग होगी। जब एक व्यक्ति इधर आएगा, इसको क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। स्पष्ट है? आगे इसमें क्या बोला है? ऐसे व्यक्ति हिंदी में परदेशी, विदेशी को हिंदी में क्या कहते हैं? परदेशी, और फारसी में क्या कहते हैं? अजनबी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अजनबी क्या है? अजनबी फारसी भाषा है। फारसी भाषा में विदेशी को क्या कहते हैं? अजनबी, और हिंदी में क्या कहते हैं? अभी बताया, परदेशी। ओके, तो ये दो वर्ड जो है इसको भी याद रखेंगे। आगे बोला गया इसमें, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। ये नगरवासी है, ठीक है, अगर इससे जंगल से इधर कोई व्यक्ति आ गया, कहेंगे क्या है? विदेशी। केवल 2 गांव की बात हो रही, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में कितना बड़ा गांव है, कितने क्षेत्र हैं, कितने लोग हैं ना, अलग अलग राज्य है, सभी क्या है? भारतीय हैं। लेकिन यहाँ क्या बात करी जा रही है? मतलब यहाँ पर कोई राजा है, ठीक है, इस शहर में कोई व्यक्ति, मतलब एक गांव बसा है, एक शहर बसा है, एक गांव उसी के जस्ट बगल है, यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति आ जाएगा, इसे क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। इसी का ब्रॉड भाग, ब्रॉड हिस्सा हो गया, ब्रॉड पार्ट हो गया अभी वर्तमान में, है ना, पूरा हमारा देश हो गया है। अब कोई हमारी सीमा से बाहर से जब आता है तब उसको बोलते हैं क्या? विदेशी। ऐसे यहाँ भी छोटी सीमा रही होगी। स्पष्ट है? आगे इसमें बोला गया है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान, एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे से विदेशी नहीं थे। अगर एक गांव में बोला गया है अलग अलग समाज के 2 लोग हैं पहले से, है ना, तो ये विदेशी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ही गांव में और एक दूसरे गांव से कोई अलग संस्कृति समाज के व्यक्ति आता है तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। हिंदी में परदेशी कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे? फारसी में क्या कहेंगे? अजनबी कहेंगे। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? हमने समझा क्या? हमने समझा 2 मानचित्र के विषय में, जिसमें अल इदरीसी द्वारा बनाया गया उल्टा इंडिया का मैप समझा, और गुलाम लिस्ले के द्वारा बनाया गया मानचित्र समझा। ओके, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? नए पुराने शब्दावली में हमने हिंदुस्तान शब्द को समझा, जिसमें मिनहाज सिराज जो कहाँ से आया था? अरब से आया था ना, फ्रांस। मिनहाज सिराज की बात करें ना, वो फारस से आया था ना। फारसी लैंग्वेज में क्या लिखा था? फारसी इतिहासकार था। ओके, उन्होंने क्या करा? उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों के लिए, ना, जहां पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। उसके बाद हमने क्या समझा? उसके बाद हमने समझा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में बाबर ने किया अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। ओके, उसमें क्या उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान क्या है? यहाँ के निवासी, इनकी पद-पच्ची सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए, है ना, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और 14वीं सदी में भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिंद, जिसने हिंद शब्द का प्रयोग किया, अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो 3 वंश के शासनकाल में था। कौन? गुलाम वंश का आखिरी शासक, खिलजी वंश का शासक और तुगलक वंश का पहला शासक। ओके, यहाँ तक बातें स्पष्ट है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक बताओ स्पष्ट है? इसके आगे हम कल समझेंगे। ओके।